हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आज हम लोग 3 टॉपिक को देखेंगे। पहला कि जब आरएल सर्किट में हम एसी सप्लाई देते हैं, एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब क्या होता है। फिर आरसी सर्किट में एसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है। और फिर आरएलसी सर्किट में एसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है। तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। और तीनों एक दूसरे से लगभग रिलेटेड है, लगभग सिमिलर है, एक जैसा है तीनों। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो तीनों को रिलेट करके आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरएल परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। पहले हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे आरएल सर्किट पर। आरएल सर्किट कहने का क्या मतलब, आर का मतलब होता है रेसिस्टर, जिसका मतलब होता है प्रतिरोध, और एल का मतलब होता है इंडक्टर। इंडक्टर को हम एल से सूचित करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रेरक। तो प्रेरक के ऊपर क्या प्रभाव रहता है, प्रतिरोध के ऊपर क्या प्रभाव रहता है, और संधारित्र के ऊपर क्या प्रभाव रहता है एसी धारा का, इन तीनों टॉपिक को हम लोग अलग अलग पढ़ चुके हैं। उन टॉपिक का याद रहना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। अगर वो टॉपिक आपको याद नहीं है तो इसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो चलिए, सबसे पहला काम क्या है कि फिगर में जो दर्शाया गया है, जो दिखाया गया है, इसको हमको अपने लैंग्वेज में लिखना है। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि मान लेते हैं कि एक प्रतिरोध और एक प्रेरक, इसको हम लोग एसी वोल्टता स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। वही बात हम लोग लिखे हैं, माना कि एक प्रतिरोध एवं एक प्रेरक एसी वोल्टता के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, जिससे विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रहा है, जिससे विद्युत धारा आई इसमें प्रवाहित हो रहा है, जिसके कारण प्रतिरोध के सापेक्ष वोल्टता वी आर एवं प्रेरक के सापेक्ष वोल्टता वी एल है। प्रतिरोध के सापेक्ष वोल्टता वी एल है, सॉरी वी आर है, और प्रेरक के सापेक्ष वोल्टता वी एल है। ठीक, फिर हम जानते हैं कि परिपथ में दिया गया वोल्टता, ये आप पहले से ही जान रहे हैं कि परिपथ में जो हम लोग वोल्टेज देते हैं, जो वोल्टता देते हैं, इसको उस वोल्टेज का वैल्यू होता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें डायरेक्ट हमको पहले फेजर डायग्राम बना लेना। फेजर डायग्राम कैसे बनाना है, जो पहले दो टॉपिक, इसमें हम लोग क्या क्या जोड़ रहे हैं, प्रतिरोध, और दूसरा जोड़ रहे हैं प्रेरक। तो प्रतिरोध और प्रेरक दोनों का हम लोग फेजर डायग्राम पहले से जो बनाए हुए हैं उसी को यहाँ पर इस्तेमाल में करना है। अगर उसका फेजर डायग्राम आपको याद होगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे, नहीं याद होगा तो थोड़ा सा कठिनाई होगा आपको समझने में। प्रतिरोध के लिए ये आपको ये पोर्शन लिखना नहीं है कॉपी में, ये समझाने के लिए हम लिखे हुए हैं ताकि पीछे वाली बातों को हम समझा सके। अगर बोर्ड पर होते तो ये हम आसानी से समझाते और फिर इसको मिटा देते। तो ये समझने के लिए आप कॉपी में चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। प्रतिरोध के लिए सबसे पहले हम याद करें, अगर समीकरण को जो आप पढ़े थे, प्रतिरोध के लिए आप E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लाए थे वोल्टेज के लिए, वोल्टता के लिए, और धारा के लिए आपका मान आया था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व किए थे, यहाँ से आपको क्या पता चला था, क्या अनुमान लगा था कि जो हमारा वोल्टेज है इसका भी कोण है ओमेगा टी, और जो धारा है इसका भी कोण है ओमेगा टी। दोनों का कोण का मान है ओमेगा टी। तो अगर कोण का मान समान है, कहने का क्या मतलब, दोनों का दिशा भी सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए वो 30 डिग्री पर जा रहा है और दूसरा भी 30 डिग्री पर जा रहा है, तो दोनों का दिशा क्या होगा, एक समान होगा, नहीं। तो आप अगर याद करें, प्रतिरोध के लिए जो हम लोग लिखे थे, प्रतिरोध के लिए जो हम लोग फिगर बनाए थे, उसमें हमारा इस तरह से हम लोग लिए थे कि वोल्टेज के लिए हमारा इस तरह से ग्राफ बनेगा, और धारा के लिए भी यहीं से शुरू किए थे। उसका मैग्नीट्यूड कम था, उसका परिमाण कम था, इसलिए हम लोग थोड़ा उसको नीचे से लिए थे। नहीं तो हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे देखे थे कि इसका जो कोण बन रहा है, इसके कोण का मान क्या है, 0 डिग्री। मतलब इस दोनों के बीच कुछ कोण ही नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर इसका जो कोण का मान है ओमेगा टी है और ओमेगा टी है। मान लीजिए अगर ये 0 डिग्री है तो ये भी 0 डिग्री, ये 30 है तो ये भी 30। तो आप जानते हैं अगर कोण का मान समान हो दो चीज़ों का, तो दोनों के बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री। दोनों के बीच कोण ही नहीं बनता है, नहीं। तो इससे क्या पता चलता है आपको, इस बात को गंभीरता से समझिए और आगे याद रखिएगा, आगे इस बात का आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा। ये आप यहाँ से समझिए कि ये जो वोल्टेज है और ये जो करेंट है, इसके बीच का कोण 0 डिग्री है। मतलब दोनों का दिशा क्या रहेगा, मान लीजिए वोल्टेज अगर इधर है
तो करंट भी इधर ही रहेगा, किसके लिए, प्रतिरोध में। आप ये हमेशा याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि प्रतिरोध में जो वोल्टेज है और करंट है दोनों के बीच का कोण कितना बनता है, 0 डिग्री। वही बात हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं कि प्रतिरोध में जो वोल्टेज है वो VR है और धारा जो है वो धारा I है, और दोनों का दिशा क्या है, दोनों का दिशा समान है। अब आते हैं प्रेरक में। प्रेरक में भी आप इस चीज़ को पढ़े हैं, सेम इसी तरह के बात को। प्रेरक में भी हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज जो हम लोग दे रहे हैं E बराबर होता है E0 sin ओमेगा टी, और उसमें जो करंट उत्पन्न होता है, जो धारा, उसमें धारा का जो मान हम लोग निकाले थे I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, मतलब इसका कोण जितना रहेगा उसमें से π/2 वैल्यू से घटा हुआ करंट का मान रहेगा। मतलब वोल्टेज का जो कोण है उससे 90 डिग्री कोण कम रहेगा, किसका, धारा का। करंट का जो कोण बनेगा वो वोल्टेज के द्वारा जो कोण बनेगा उससे 90 डिग्री कम बनेगा। तो यहाँ वोल्टेज किसके कारण पैदा हो रहा है, प्रेरक के कारण, जिसको हम लोग VL से सूचित कर रहे हैं। नहीं, मान लीजिए धारा इधर जा रहा है, धारा दोनों के लिए हमेशा समान लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ VR है, मतलब प्रतिरोध है और प्रेरक है, तो दोनों के लिए धारा समान ही रहेगा। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध और संधारित्र, उसमें भी धारा समान रहेगा। तो हमारा जो वोल्टेज है प्रतिरोध के कारण उसका भी धारा इधर ही है, और जो VL है इसके कारण भी धारा इधर ही है। अब चलिए समझिए, प्रतिरोध के कारण जो धारा है इसका मान क्या है, 90 डिग्री कम है। तो 90 डिग्री कम है कहने का क्या मतलब, VL 90 डिग्री ज़्यादा है, तो ज़्यादा कहने का क्या मतलब, ये ऊपर रहेगा, लीड कर रहा है। समझ रहे हैं, जो वोल्टेज है ये वोल्टेज लीड कर रहा है, मतलब वोल्टेज ऊपर रहेगा, और करंट लैग कर रहा है तो करंट नीचे रहेगा। कितना कोण से, तो 90 डिग्री से। ये जो कोण बन रहा है π/2 बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। नहीं, तो यहाँ पर I इक्वल टू हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, और यहाँ जो हमारा फेजर डायग्राम बनेगा प्रेरक के लिए ऊपर बनेगा, वोल्टेज के लिए हमारा इधर बनेगा। अच्छा, अब आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जो वोल्टेज हम यहाँ देते हैं, अगर नहीं जानते हैं आप निश्चित रूप से, आपको याद अगर नहीं हो तो आप प्रतिरोध जो हम लोग पढ़े थे चाहे यूनिट 2 में, चैप्टर 3 में, अध्याय 3 में, आप उसको पलटिए और वहाँ पर पढ़िए। वहाँ पर आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में यहाँ से जितना वोल्टेज आप देते हैं, मान लीजिए 220 वोल्ट दे रहे हैं, तो वही वोल्टेज यहाँ पर बट जाएगा। जितना आप जोड़े रहिएगा वो सब में बट जाता है। नहीं, तो यहाँ हम वोल्टेज E दे रहे हैं, तो E 2 पार्ट में बट रहा है, किसमें किसमें, एक VR हो जा रहा है और एक VL, 2 पार्ट में बट जा रहा है। नहीं, यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं 2 पार्ट में बट रहा है। अब इस स्थिति में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा एक VR इधर है, VL इधर है, और दोनों का जो परिणामी सदिश है दोनों के बीच में है, दोनों का रिजल्टेंट को हम E से सूचित कर रहे हैं। तो जो परिणामी सदिश होता है, परिणामी सदिश आप पढ़े थे अध्याय 1 में भी, चैप्टर 1 में पढ़े थे, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे उस समय, और नहीं तो 11th में पढ़े थे। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रूट अंडर A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। उसी पे इसको हम लोग अप्लाई किए। मान लीजिए ये A है और VL हमारा B है, और R के बदले हमारा परिमाण जो है सो E है। ये VR और VL के द्वारा कौन मिल रहा है, E मिल रहा है। तो E बराबर हो जाएगा VR² प्लस VL² प्लस 2VR इंटू VL इंटू कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा के आधार पे आप समझ सकते हैं। और कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो ये 0 अगर लेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। बचेगा क्या, VR² प्लस VL²। अब VR का जो वैल्यू है, VR को हम लोग IR लिख सकते हैं ओम के नियम से, नहीं, और VL को हम लोग लिख सकते हैं I, और R तो है नहीं, तो प्रतिबाधा में आप जानते हैं R के बदले हम लोग क्या लेते हैं, XL लेते हैं। तो यहाँ पर VL के बदले प्रेरक में, प्रेरक का जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग किसी से सूचित करते हैं, XL से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। हिंदी में उसका नाम आपको पता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम XL से सूचित करते हैं, जो प्रतिरोध का काम करता है। तो यहाँ पर ये तो आप नॉर्मल जान रहे हैं, V इक्वल टू IR ओम के नियम से। यहाँ भी ओमे का नियम है, V इक्वल टू IR ही है, लेकिन R के बदले चूँकि यहाँ पे हम लोग लेते हैं इंडक्टर के केस में, प्रेरक के केस में XL लेते हैं, और कैपेसिटर के केस में क्या लेते हैं, संधारित्र के केस में XC लेते हैं। नहीं, उम्मीद है आपको याद होगा, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो IXL का स्क्वायर।
अब दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर। अब आई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल दीजिए और कॉमन में से आई स्क्वायर को आप देखेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आई हमारा बाहर आ जाएगा। तो आई बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ये हमारा एक ई का वैल्यू हो गया। आपके ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में ये भी दे सकता है। फिर अगर हम चाहे तो एक्सएल का जो वैल्यू होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का, वो वैल्यू क्या होता है, ओमेगा एल। इसके बदले हम लोग ओमेगा एल को भी रख सकते हैं एक्सएल के बदले। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। तो ई इक्वल टू हो जाएगा आई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। यहाँ पर आपको ई का वैल्यू मिल गया। ई कहने का क्या मतलब, टोटल वोल्टेज, जो वोल्टेज यहाँ पर दिया जा रहा है आरएल सर्किट में, प्रतिरोध और प्रेरक के सर्किट में जो वोल्टेज दिया जा रहा है, इस वोल्टेज का मान है आई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अच्छा, एक नया शब्द आपके लिए जानना है, प्रतिबाधा, या जिसको प्रतिघात कहते हैं, अंग्रेजी में इसको इम्पीडेंस कहते हैं। कभी कभी 2 मार्क्स से पूछता है व्हाट इज इम्पीडेंस, प्रतिबाधा क्या है, प्रतिघात क्या है, इस तरह से, लेकिन इसका ज़रूरत हमको यहाँ पर भी है। तो 2 नंबर के हिसाब से भी और यहाँ के हिसाब से भी इसको समझेंगे। बहुत बेसिक बात है, बहुत नॉर्मल बात है। मान लीजिए कि ये हमारा परिपथ है, ये हमारा सर्किट है। इस सर्किट में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। यहाँ पर प्रतिरोध 2 चीज़ों के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण, प्रतिरोध के कारण, और एक प्रेरक के कारण। इन 2 चीज़ों के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है अलग अलग, इन दोनों प्रतिरोध को अगर हम साथ में कंबाइन कर दें तो इस परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा, उस कुल प्रतिरोध को हम लोग कहेंगे प्रतिबाधा। मतलब किसी भी परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा, उस कुल प्रतिरोध को हम लोग कहेंगे प्रतिबाधा या प्रतिघात, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इम्पीडेंस कहते हैं। समझिए, प्रतिबाधा या प्रतिघात या इम्पीडेंस क्या होता है। किसी परिपथ के कुल प्रतिरोध को प्रतिबाधा या प्रतिघात कहते हैं। किसी भी परिपथ में जो कुल प्रतिरोध रहेगा, जो टोटल रेसिस्टेंस रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे प्रतिबाधा या प्रतिघात, जिसको हम लोग जेड द्वारा सूचित करते हैं। अच्छा, अब यहाँ जो प्रतिबाधा या प्रतिघात है, जिसको हम जेड से सूचित कर रहे हैं, तो आप V इक्वल टू आई आर, ओम के नियम को याद कीजिए। V हमारा क्या होता है, V हमारा वोल्टेज होता है, जिसको हम यहाँ पर E से सूचित कर रहे हैं, E से। अब धारा को हम I से ही सूचित कर रहे हैं। R जो हमारा प्रतिरोध है, R हमारा कुल प्रतिरोध यहाँ पर Z है, और हमको यहाँ पर Z का मान लिखना है। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, I यहाँ से नीचे आ जाएगा, नहीं, E बाई आई हो जाएगा। तो वही फार्मूला हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, R इक्वल टू V बाई आई के बदले Z इक्वल टू E बाई आई। यहाँ पर E हमारा क्या है, कुल प्रतिरोध है, जिसको हम लोग इम्पीडेंस या प्रतिबाधा या प्रतिघात कह रहे हैं। I हमारा धारा है और Z हमारा प्रतिघात है, E हमारा वोल्टेज है। तो चलिए अब आगे इसमें, अब ये जो हमारा समीकरण है, इसमें हम लोग को निकालना है किसका मान, प्रतिबाधा का मान। ऑब्जेक्टिव में आपसे बराबर पूछता है, ऑप्शन में बराबर इसे क्वेश्चन आता है कि आरएल सर्किट का या आरसी सर्किट का या आरएलसी सर्किट का प्रतिबाधा क्या है या प्रतिघात क्या है या इम्पीडेंस क्या है। इस तरह से एक क्वेश्चन समझिए कि हर बार कन्फर्म रहेगा ही रहेगा, इसलिए इस बात को आपको बहुत सावधानी से याद करना है कि जेड का वैल्यू यहाँ पर किस सर्किट के लिए है, आरसी सर्किट के लिए, प्रतिरोध और आरएल सर्किट के लिए, प्रतिरोध और प्रेरक के लिए नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में हम लोग। अब प्रतिबाधा का फॉर्मूला आप अभी अभी पढ़े हैं क्या, कि Z इक्वल टू होता है E बाई आई। तो E का वैल्यू क्या था, आई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और बटा आई, तो आई से आई हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो Z इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अच्छा, अब एक्सएल का एक फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, अगर हम चाहे तो इसके बदले रख सकते हैं। तो Z इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर, और एक्सएल के बदले हो जाएगा ओमेगा एल का स्क्वायर। तो ओमेगा एल का स्क्वायर खींचेगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा Z का 2 वैल्यू, इसको आप याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। चलिए एक और प्रयास कीजिए बेहतर ढंग से। अब आरसी परिपथ के लिए, आरसी सर्किट के लिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग एक रेसिस्टर ले रहे हैं, फिर एक कैपेसिटर ले रहे हैं, प्रतिरोध ले रहे हैं, एक संधारित्र ले रहे हैं, जिसको एक AC वोल्टेज सोर्स से लिख रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, किसमें, श्रेणी क्रम में। अब जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा। धारा प्रवाहित होगा तो इसके सामने वोल्टेज मान लेते हैं, प्रतिरोध के सामने VR है और R के कैपेसिटर के सामने वोल्टेज RC है, और ये दोनों वोल्टेज मिलकर किसके बराबर है, E के बराबर। जो E वोल्टेज हम दे रहे हैं, आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जो वोल्टेज हम देते हैं वही वोल्टेज यहाँ पर बट जाता है, जितना भी डिवाइस लगा होता है उन डिवाइसेज में बट जाता है। चलिए अब इसी बात को अपने मन से आप बात बना के लिखेंगे। माना कि एक प्रतिरोध एवं एक संधारित्र एक AC वोल्टता स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक प्रतिरोध है, एक संधारित्र है, दोनों एक वोल्टता स्रोत AC स्रोत के साथ किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है।
धारा प्रवाहित होने के कारण प्रतिरोध का विभवांतर V1 एवं संधारित्र का विभवांतर Vc है। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होता है इसके कारण यहाँ जो विभवांतर है प्रतिरोध के सामने वो VR है और जो संधारित्र के सामने विभवांतर है वो Vc है। फिर पहले से आप जान रहे हैं, हम जानते हैं कि परिपथ में दिया गया वोल्टता, आप जान रहे हैं कि परिपथ में जो हम वोल्टेज देते हैं वो वोल्टेज कितना देते हैं, E = E0 sin ओमेगा टी। अब जैसे पिछले टॉपिक में हम लोग फेजर डायग्राम डायरेक्ट बनाए थे, यहाँ भी फेजर डायग्राम एकदम डायरेक्ट बनाएंगे। किसकी सहायता से, पहले जो आप टॉपिक पढ़े हुए हैं उसकी सहायता से। इसमें हम लोग किसको किसको कनेक्ट कर रहे हैं, एक प्रतिरोध को, एक रेसिस्टेंस को और दूसरा संधारित्र को, एक कैपेसिटर को। तो चलिए रेसिस्टेंस के लिए तो आप अभी जस्ट पिछला टॉपिक में जाने हैं और पहले से भी जान रहे हैं कि उसका जो वोल्टेज जिस डायरेक्शन में रहता है करंट भी उसी डायरेक्शन में रहता है। किसके लिए, प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध के लिए अभी आप जस्ट पढ़े हैं कि वोल्टेज और करंट दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री रहता है, इसलिए दोनों का दिशा क्या रहता है, एक समान रहता है। अच्छा, अब संधारित्र के लिए जो पिछला टॉपिक आप क्लास में पढ़े थे उसको आप ध्यान में लाएं अगर, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे संधारित्र के कंडीशन में कि E = फॉर्मूला था E0 sin ओमेगा टी हम लोग लिए थे और I का वैल्यू आया था I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। नहीं, तो इसमें धारा का मान ज़्यादा है और वोल्टेज का मान कम है। कितना एंगल से, π/2 एंगल से, 90 डिग्री एंगल से। नहीं, तो धारा का मान इधर है तो प्रतिरोध का मान वोल्टेज का मान किधर हो जाएगा, नीचे। कितना एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पर। मान लीजिए यहाँ पर 120 डिग्री पर होता तो इधर आ जाता, मान लीजिए 60 डिग्री पर होता तो इधर आ जाता, जितना कोण पे होता उतना हो जाता। नहीं, तो यहाँ पर करंट का मान ज़्यादा है और करंट इधर है तो वोल्टेज का मान क्या रहेगा, इधर कम रहेगा। कितना से, तो 90 डिग्री से। अच्छा, इधर हमारा प्रतिरोध ज़्यादा था, प्रतिरोध का करंट, और जो हमारा संधारित्र है इसका करंट हमारा कम था, इसलिए इसके डायरेक्शन को हम इधर लिखे हैं। ठीक, अब चलिए, अब जो है यहाँ पर एक बार फिर से एक बार बात को समझा दे रहे हैं कि प्रतिरोध का जो वोल्टेज है और प्रतिरोध का जो करंट है इस दिशा में है और संधारित्र का जो वोल्टेज है वो इस दिशा में है, क्योंकि संधारित्र का करंट भी हमको इसी दिशा में लेना है और करंट के साथ वोल्टेज कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री कम एंगल। इसमें जोड़ रहे हैं करंट वाला में, तो मतलब करंट 90 डिग्री ज़्यादा है और वोल्टेज 90 डिग्री कम है। नहीं, तो करंट 90 डिग्री ज़्यादा रहेगा और वोल्टेज 90 डिग्री कम रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला देखना चाहें दोनों का परिणामी सदिश इसका और इसका परिणामी सदिश, तो कहाँ रहेगा, दोनों के बीच में। E = अब डायरेक्ट फार्मूला एक बार फिर से हम फार्मूला याद करवा दे रहे हैं। फार्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू है π/2। यहाँ पर a के बदले हमारे पास VR है, b के बदले Vc है, तो VR² + Vc² + 2VR × Vc × cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, उसके कारण ये टोटल पोर्शन हो जाएगा 0। यहाँ पर बचेगा क्या, VR² + Vc²। अच्छा, अब VR = क्या फार्मूला होता है, IR, और Vc = फार्मूला होता है IXC। जहाँ पर XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जहाँ पर XC जो है एक तरह का प्रतिरोध है, किसके लिए, संधारित्र के लिए। R प्रतिरोध है किसके लिए, जो हमारा धारा प्रवाहित हो रहा है रेसिस्टर से, प्रतिरोध से, उसके लिए। चलिए, तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो I² इसमें भी है, I² इसमें भी है। I² को हम लोग कॉमन ले लिए और रूट होने के कारण स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल होकर I हमारा बाहर आ गया, अंदर बचेगा R² + XC²। पिछले क्लास में आप पढ़े थे कि हमारा XC क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका वैल्यू होता है 1/ωc। अगर नहीं याद है तो पहले आप उसको देखिए, उसको रिवाइज कीजिए, तब इसको समझिएगा, नहीं तो अभी डायरेक्ट याद रखिए कि ऐसा होता है। बाद में कॉपी पलट के देख लीजिएगा कि जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो बराबर होता है 1/ωc के। तो अगर हम XC के बदले 1/ωc को रखते हैं तो इस स्थिति में E = होता है I √R² और ωc का स्क्वायर करेंगे तो ω² c² हो जाएगा, 1/ωc²। तो ये वैल्यू हमको किसका मिला, वोल्टेज का। वोल्टेज का वैल्यू भी आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है या फिर 5 मार्क्स में भी पूछेगा। और फिर अब हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, इम्पीडेंस का। नहीं, तो इम्पीडेंस Z = क्या फार्मूला होता है, E/I। तो चलिए उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इम्पीडेंस को हम लोग प्रतिबाधा भी बोलते हैं, तो प्रतिबाधा Z = फार्मूला हो जाएगा E/I, प्रतिबाधा या प्रतिघात। तो Z = क्या हो जाएगा फार्मूला, I मतलब E का वैल्यू है हमारा I √R² + XC²। I से आप डिवाइड कीजिएगा तो I से हमारा I कैंसिल और Z = फार्मूला वैल्यू बचेगा √R² + XC²। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऑप्शन में यह भी रहेगा और कभी कभी ऑप्शन में रहेगा XC के वैल्यू के साथ। तो XC का वैल्यू क्या होता है, 1/ωc। इसका स्क्वायर अगर किया जाए तो हमको क्या मिलेगा,
रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 1/ω²c²। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद है आप इसको भी बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। और इन सबका जो निचोड़ कहिए, मतलब या तीनों कॉम्बिनेशन, रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र, तीनों को एक साथ मिलाने के बाद जो RLC परिपथ बनता है। देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है RLC परिपथ, LRC परिपथ यहाँ पर, या फिर CRL परिपथ, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सब कुछ एक ही चीज़ है, RLC। ठीक है। तो श्रेणीबद्ध LCR परिपथ पर प्रयुक्त AC वोल्टता, जो श्रेणीबद्ध हमारा LCR परिपथ है उस पर AC वोल्टेज अप्लाई करना है तो हमको क्या मिलेगा। सबसे पहले हम लोग एक प्रतिरोध, एक प्रेरक और एक कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में एक वोल्टता स्रोत से जोड़ देते हैं। इस बात को आप अपने भाषा में बना के लिखेंगे। माना कि एक वोल्टता स्रोत, एक प्रेरक एवं एक संधारित्र एक AC वोल्टता स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है। एक प्रतिरोध है, एक प्रेरक है और एक संधारित्र है जो AC वोल्टता स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें धारा I प्रवाहित होने के कारण प्रतिरोध, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होता है तो जो हमारा प्रतिरोध है उसके सापेक्ष वोल्टेज VL हो जाता है। उसके बाद इंडक्टर के सापेक्ष वोल्टेज VL हो जाता है और कैपेसिटर के सापेक्ष वोल्टेज VC हो जाता है। यही बात हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि प्रतिरोध के सापेक्ष वोल्टेज VL है, प्रेरक के सापेक्ष वोल्टेज प्रतिरोध के सापेक्ष वोल्टेज VR है, प्रेरक के सापेक्ष वोल्टेज VL है और संधारित्र के सापेक्ष वोल्टेज VC। इस बात को आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। फिर हम जानते हैं कि परिपथ में दिया गया वोल्टेज, परिपथ में जो हम लोग वोल्टेज देते हैं E, उसका वैल्यू हमेशा हम लोग कितना लेते हैं, E0 sin ωt। यह जनरल केस है, सबके लिए यही वैल्यू है। अब इसमें भी आपको डायरेक्ट फेजर डायग्राम बनाना है। पिछला दो टॉपिक को जो हम लोग फेजर डायग्राम बनाए हैं उन्हीं दोनों टॉपिक को यहाँ पर हमको रिलेट कर देना है। सबसे पहले हम लोग प्रतिरोध का बना लेते हैं। प्रतिरोध से जो हमारा वोल्टेज होता है और करंट होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, VR इधर है और करंट इधर है। आप जानते हैं कि VL 90 डिग्री एंगल से लीड कर रहा है। VL में जो हमारा VL है वो VL का जो वोल्टेज है, प्रेरक का जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री से करंट की तुलना में ज़्यादा होता है। नहीं, करंट का वैल्यू -π/2 होता है, तो 90 डिग्री ये ज़्यादा है, तो इसको VL को हम लोग ऊपर कर दिए हैं। और अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, जस्ट इससे पिछला टॉपिक, कि संधारित्र का जो वोल्टेज होता है वो करंट से π/2 कम होता है, मतलब करंट का वैल्यू π/2 ज़्यादा था वोल्टेज से। नहीं, तो पिछला टॉपिक में देखे थे कि आप संधारित्र नीचे है, प्रतिरोध ऊपर है। इससे पिछला टॉपिक में आप देखे थे कि प्रतिरोध ऊपर है और वोल्टेज जो है प्रेरक का वो इस डायरेक्शन में 90 डिग्री का कोण दोनों स्थिति में बन रहा है। अब एगो वोल्टेज इधर है, एगो वोल्टेज इधर है और एगो वोल्टेज इधर है, तो इसका परिणामी सदिश निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। तीन चीज़ का कभी परिणामी निकलता है नहीं, दो चीज़ का निकलता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, या तो VL बड़ा होगा या तो VC बड़ा होगा। तो दोनों में से जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला को घटा दीजिए। तो हम लोग जनरल केस में मान लेते हैं कि VL बड़ा है और VC छोटा है, तो यहाँ पर हम लोग VL - VC कर दिए। बात बुझा रहा है? ये बड़ा है, ये छोटा है। मान लीजिए इधर 10 वोल्ट है, इधर मान लीजिए 8 वोल्ट है, तो इधर कितना रहेगा, 10 - 8? नहीं, इधर कितना रहेगा, 2 वोल्ट रहेगा। तो वही चीज़ हम लोग किए हैं। मान लिए हैं कि VL बड़ा है तो VL - VC का जो वैल्यू होगा वो इधर होगा। नहीं, आप चाहे तो इसको ही मान सकते हैं, उल्टा हो जाएगा, VC - VL। तो इस कंडीशन में मान लीजिए कि एगो वोल्टेज इधर हम लोग ले रहे हैं, एगो वोल्टेज इधर ले रहे हैं, तो परिणामी किधर होगा, रिजल्टेंट इधर होगा, जो किसके बराबर है, E के बराबर है। अगर आप इसमें देखें तो E जो है इसके और इसके तीनों कॉम्बिनेशन में जो वैल्यू जाएगा उस टोटल को जोड़ने पर प्राप्त होता है। या फिर ऐसे दूसरे शब्दों में अगर आप कहें तो यहाँ से जो हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं वही 1, 2 और 3 पार्ट में बंट जा रहा है। नहीं, तो इस कंडीशन में अगर आप देखें तो हमारा E = हो जाएगा VR, और VR को A मान लीजिए और VL - VC को B मान लीजिए। नहीं, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पर फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें, R = √A² + B² + 2AB cos θ। A के बदले VR है तो VR का स्क्वायर, B के बदले VL - VC है तो इसका स्क्वायर प्लस 2, A के बदले VR है और B के बदले VL - VC है और इंटू cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 खत्म, बचेगा इधर VR² प्लस VL - VC का स्क्वायर। ठीक है, बस इतना पोर्शन बचेगा, ये पोर्शन हो जाएगा ख़त्म। तो अब चलिए VR², अब VL के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, IXL, और VC के बदले लिख सकते हैं IXC। पिछला टॉपिक से आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब VR के बदले हम लोग IR लिख सकते हैं, तो IR का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ A - B को होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक करेंगे, तो A के बदले हमारे पास है IXL, तो IXL का स्क्वायर -2AB, 2A के बदले है IXL इंटू B के बदले है IXC, प्लस B² B के बदले है IXC का स्क्वायर।
अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ आई स्क्वायर, यहाँ पर भी आई स्क्वायर, और यहाँ पर आई इंटू आई होके हो जाएगा आई स्क्वायर, और यहाँ भी आई स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर सब में कॉमन है, आई स्क्वायर को हम कॉमन निकाल दिए, यहाँ बचा है आर स्क्वायर, यहाँ बचा है एक्सएल स्क्वायर, यहाँ पर आई एक्सएल इंटू आई सॉरी एक्सएल इंटू एक्स ही बचा है, और यहाँ पर एक्स सी स्क्वायर बचा है। अब आई हमारा रूट से कैंसिल होकर बाहर आ गया, अंदर बचा है आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, एक यहाँ पर मिस्टेक हो गया, आप लोग सुधार कर लेंगे, यहाँ पर -2a भी है ना, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस हम गलती से लिख दिए हैं, आप इसको सुधार कर लीजिए। तो यहाँ पर माइनस, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब किसका फुल फॉर्म है ये, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर आप एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पर ई इक्वल टू हो जाएगा, एक तो वैल्यू आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में ये भी ऑप्शन दे सकता है, दूसरा वैल्यू हो सकता है आई इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के बदले हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा एल, और एक्स सी के बदले लिख सकते हैं ओमेगा सी, तो ओमेगा एल और -1 ओमेगा सी का स्क्वायर, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, दोनों को आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, और 5 मार्क्स के हिसाब से तो याद रखना ही है। फिर प्रतिबाधा या प्रतिघात या इम्पीडेंस, जिसको हम जेड से सूचित करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ई बाई आई। तो ई का वैल्यू है यहाँ पर रूट एंड आर स्क्वायर, आई रूट एंड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, आई से आई हमारा कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा रूट एंड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर वैल्यू को डाल सकते हैं, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर है, और एक्सएल के बदले ओमेगा एल माइनस एक्स सी के बदले 1 ओमेगा सी का स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा इम्पीडेंस और प्रतिबाधा का टोटल वैल्यू। उम्मीद है इसको आप बेहतर ढंग से समझे हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।